नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं जी, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, वीडियो बन रहा है, आप क्या कर रहे हैं? नीतीश बाबू कुर्बानी देना नहीं चाहता जी, सब चाहता कि भाई हमारा मजबूत रहे, दूसरा कुर्बानी दे। स्वीकार करेगी ममता बनर्जी, स्वीकार करेगी आम आदमी पार्टी, स्वीकार करेगी कि देश में जो नेतृत्व है वो बदले तो उसकी जगह बने के लोग आए, न चौटाला जी के लोग आए। विपक्षी एकता की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहे विवाद को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की चुटकी लेते हुए कहा कि अलग अलग विचारधारा के लोग कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। कुछ समय के लिए एक साथ रहेंगे मगर उनमें एकता वाली बात नहीं आएगी। यह तो शुरुआती दौर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार शरीफ में बीजेपी नेता मुन्ना सिद्दीकी के घर पहुंचे एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक के कुछ देर के बाद ही अंदर की बात बाहर आ गई। विपक्षी एकता की बैठक में जितनी भी पार्टी नेता आए थे उसमें कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो सभी एक क्षेत्र या एक राज्य तक ही सीमित रहने वाली पार्टी थी। ऐसे में कोई भी पार्टी अपने क्षेत्र या राज्य में दूसरे पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी जदयू में ही घमासान मचा हुआ है। ये अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करने के बजाय विपक्षी एकता को गोल बंद करने की बात कह रहे हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मगर जनता से भी ये सीधी तौर पर कभी जुड़े नहीं हैं। अब तो बिहार की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ बड़े बड़े व्यवसाय आम लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर पहुँच गई है। इस कारण है कि जनता इस सरकार से उब चुकी है। ये तो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, बैठक हो भी गई, लोग आ भी गए, लेकिन आपने देखा ना कि बैठक से ही जो अंदर की बातें थी वो बाहर आ गई। और एक दिन के बाद तो आप दिल्ली में देखिए किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है ना, जब भी कभी आप किसी भी मुद्दे पर एकता की बात करेंगे तो हरेक पर हरेक की सहमति होनी चाहिए। और वो संभव कब होता है? जब कोई भी पार्टी होती है जिसकी विचारधारा एक हो, जिसका नेतृत्व एक हो, जिसकी सोच एक हो, जिसका कार्यक्रम एक हो। लेकिन आप अलग अलग सोच के, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग कार्यक्रम के साथ आएंगे तो बैठेंगे, फोटो खींचेगा, बातचीत होगी, लेकिन कोई एकता वाली बात वो नहीं हो सकती। देखिए किसी भी संगठन में कहीं भी आप एकता क्या कहिएगा, मतलब उसमें आपको बढ़ने के लिए लीडर तो चाहिए ना, नेतृत्व तो चाहिए। बिना नेतृत्व के तो कोई संगठन होता नहीं, और वो सबसे मुश्किल होता है। देखिए एक पार्टी और कई पार्टियों के दल में फर्क होता है। एक पार्टी में नेता पता है अच्छा है, बुरा है, सफल है, असफल है, जो है वो है। लेकिन अगर कई लोग अगर मिलकर के बिना मर्ज किए हुए, देखिए अगर आप याद करिए 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी उसमें 4 पार्टी मर्ज कर गई थी और जनता पार्टी के नाम से बन गया था। तब उसकी जो ताकत होती है ना, उसकी एक ताकत होती है, क्योंकि जहां भी होगा तो जनता पार्टी होगा, उसका चुनाव चिन्ह होगा। अब आप टीएमसी हैं तो आम आदमी पार्टी है, तो जनता दल यू है, तो डीएमके है, जितने तरह की समाजवादी पार्टी है, अलग अलग है। और सब लोग का जो एक समझिए प्रभाव है ना, वो एक राज्य में है, एक क्षेत्र में है, उसके आगे नहीं है। सिर्फ देखिए अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इन लोगों की सरकारें राज्य से ज़्यादा जगहों में, बाकी तो सब अपने अपने में, और दूसरी जगह उनका कोई प्रभाव नहीं है। अब बताइए जेडीयू का अगर कोई
नेता कहे कि हम जा कर के तमिलनाडु में डीएम के लिए प्रचार करें, तो कोई वोट बढ़ेगा क्या? टीएमसी का आदमी आके कहेगा नहीं हम बिहार शरीफ में आके प्रचार कर देंगे, तो कोई वोट पड़ेगा क्या? समाजवादी पार्टी के लोग चले जाएंगे तेलंगाना में प्रचार करने, कोई वोट बढ़ेगा क्या? तो ये मैं जानबूझ करके इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए होता क्या है कि आप सोचते हैं कि देश में जो नेतृत्व है वो बदले, तो बदले तो उसकी जगह बने कौन, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास सांगठनिक ढांचा क्या है, कार्यक्रम कौन क्या है, नेता कौन है, इतना आसान नहीं होता। हर एक बार जब देखते हैं, जब चुनाव नज़दीक आता है, तो जितने भी विरोधी लोग होते हैं सब लोग अपना इस प्रकार का करते हैं, गठबंधन करते हैं, साथ आते हैं। लेकिन चूंकि मैंने बताया ना कि एक नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये लोग एक हो रहे हैं। एक कहाँ हो रहे हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ ना। देखिए एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आप एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं, आपका एक एजेंडा होता है, उस पर चुनाव लड़ते हैं। वो कहाँ से होने को है? वो अपनी आइडेंटिटी खत्म करना चाहता है। देखिए आपको मैं बता दूं, एक समय था नीतीश बाबू जितने भी जनता पार्टी के जनता परिवार था उसको एक कर रहे थे, 6 पार्टियों का। अभी बैठक में तो वही लोग नहीं आया, न अजीत सिंह के लोग आए, न चौटाला जी के लोग आए। तो देखिए समस्या कहाँ पर है? समस्या है कि भाई सब पार्टियों का अपना अपना नेतृत्व है, अपना अपना वो बचा करके रखना चाहते हैं। साथ में ये भी चाहते हैं कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर ये हो जाता है कि विशफुल थिंकिंग होती है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो ऐसा होने के लिए बहुत लोगों को बहुत तरह की कुर्बानी देनी होती है। और आज की तारीख में कोई कुर्बानी देना नहीं चाहता जी। सब चाहता है कि भाई हमारा मजबूत रहे, दूसरा कुर्बानी दे दे। अब बताइए, टीएमसी एक्सपेक्ट करती है कि भाई कांग्रेस पार्टी वहाँ टिकट ना मांगे, समाजवादी पार्टी एक्सपेक्ट करती है कि यूपी में कांग्रेस वाला टिकट ना मांगे। अब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कहाँ से कहीं पर भी मेल होगा? कांग्रेस पार्टी के ही कॉस्ट पर तो आम आदमी पार्टी बढ़ी है ना। पंजाब में उनकी सरकार थी, उसकी जगह आ गई। इसलिए देखिए इस प्रकार के जो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं ना, विरोधाभास, बहुत आसान नहीं होता है उसको समझाना। जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ है और लालू प्रसाद ने जो कहा था कि इस बार हमारे यानी बाराती का दूल्हा राहुल गांधी होंगे, तो खतरे की घंटी तो मंडला रही है बीजेपी की। नहीं देखिए, जैसे जो आपने कहा ना कि लालू जी ने उनको क्या कहा कि आप शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए तो हम लोग बारात चलेंगे। लालू जी या जितने लोग वहाँ बैठे थे स्वीकार करेंगे, ममता बनर्जी स्वीकार करेगी, आम आदमी पार्टी स्वीकार करेगी, स्टालिन स्वीकार करेंगे नहीं सर, कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। अगर ये लोग मान लेंगे तो स्वाभाविक है कि उनको नीतीश की विपक्षी एकता पर बीजेपी क्या जवाब देगी? बीजेपी को क्या जवाब देना? नीतीश बाबू तो पहले अपने पार्टी की एकता देखे ना। नीतीश बाबू का हालत क्या है अभी जी? नीतीश बाबू की पार्टी जनता दल की क्या हालत है? इनकी पार्टी में तो खुद ही अंदर में ही बिल्कुल पूरा घमासान मचा हुआ है, तो पार्टी का तो ठिकाने नहीं है और दूसरे पार्टियों को साथ लेकर चले आ रहे हैं। आप जरा सोचिए, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा एमएलए किसके पास है? कांग्रेस के पास है विपक्ष में। उसके बाद कौन है? आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है। नीतीश बाबू के पास 43 एमएलए है। तो देखिए अब उसमें भी आप रोज देखते हैं ना कितने लोग इनके पार्टी से चले गए, रोज इनके यहाँ तू मैं चलते रहे, पहले तो उसको संभाले ना। लगन सिंह आपातकाल की बात कहते हैं कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, इसको कैसे लेते हैं? क्या देखिए भाई, जो आपातकाल लगा था इस देश में 25 जून 1975 को लगा था, और वो भारतवर्ष के जो लोकतंत्र का अपना जिसमें से एक काला दिन क्यों माना जाता है? भाई आपातकाल के दौरान आपके जितने भी नागरिक अधिकार थे वो सब लंबित थे।
जितने भी प्रेस मीडिया के लोग थे पूरा सेंसर लगा हुआ था। आपको पता है ना कि 250 से ज़्यादा मीडिया के बड़े बड़े लोग जेल के अंदर थे। कुलदीप नैयर साहब ऐसे लोग, आप समझिए बाहर के जितने पत्रकार थे सब इस देश से बाहर उनको जाना पड़ा था। जुडिशरी का क्या आलम बना रखा था, आप संविधान का क्या बना रखा था। संविधान में जो 42वां संशोधन किया था पूरा का पूरा संविधान का नेचर ही बदल दिया। जिस पार्लियामेंट की आयु 5 साल की उसको 6 साल कर दिया। तो ये काला क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नागरिक के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं। और उस जमाने में क्या हुआ था कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आप कोर्ट में अगर जाएंगे तो कोर्ट भी नहीं सुनेगा। वो तो समझिए कि जब जनता पार्टी की सरकार आई और 44वां संशोधन हुआ तब जाकर के सब चीज़ बहाल हुई और ये अच्छा हुआ। देखिए हर एक चीज़ का जो बुरा होता है ना उसका कभी कोई फलाफल भी बाद में सबक सीख करके लोग अच्छा करते हैं। आज क्या है, आज आप किसी भी कंडीशन में जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 20 और 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको आप अगर खतरे में डालिएगा तो भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है कि कोर्ट में जा सकता है। पहले नहीं था। तो देखिए जो आपातकाल यहाँ लगा वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन था। और एक बात जरूर है कि भारत का लोकतंत्र जीवंत है और यहाँ चाहे मीडिया चाहे जुडिशरी या जनमत सब जागरूक है। और इसलिए देखिए एक राजनीतिक स्टेटमेंट लोग दे देते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है इस देश में अब उस प्रकार की स्थिति को लाना। एक बात जान लीजिए, उस जमाने में क्या था, वो तो आपातकाल पूरे देश में लगाया गया। क्या हाल था राज्यों का। मिसेज इंदिरा गांधी कब बनी थी प्रधानमंत्री? लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने के बाद। आप जान लीजिए कि उनके रिजीम में 24-25 विधानसभा भंग किए गए थे। आज ये सब संभव है क्या? अगर आज आप विधानसभा भंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, कोर्ट है वो देखता है। तो अपने देश में जो लोकतंत्र है ना वो मैच्योर हुआ है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैच्योर हुआ है। और हमारे जैसे आप सब लोग मीडिया के लोग हैं ये भी आज पहले की तरह नहीं है। आज अगर कोई चाहे कि मैं कुछ गलत करके निकल जाऊं तो आप लोग एक फ़ोटो लेकर के डाल दीजिएगा तो पूरे देश में किस प्रकार का माहौल बनता है। तो हमारे देश में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं ना और गहरी हुई, इसलिए ये बोलने को बोल देंगे। अब कह देंगे नीतीश बाबू बोलते हैं कि साहब लोग तो नया इतिहास लिख रहा है। इतिहास नया नहीं हो सकता है, जरा जान लीजिए। अब कह देंगे नीतीश बाबू बोलते हैं कि साहब लोग तो नया इतिहास लिख रहा है। इतिहास नया नहीं हो सकता है, जरा जान लीजिए। इतिहास का मतलब क्या होता है? इति माने बीती हुई, हास माने कहानी। जो बीत गई, आगे तो जो लिखेंगे ना तो इतिहास को क्या बदल देगा साहब। कैसा रहेगा 2024-25 से? देखिए आपको मैंने क्या कहा कि हम तो पहले बिहार की बात बोलते हैं कि बिहार में देखिए पिछली बार एनडीए 39 सीट जीता था। एनडीए में 3 पार्टियां थी, जेडीयू, बीजेपी, लोजपा। आज की तारीख में जो स्थिति है वो क्या है भाई? नीतीश बाबू बोलेंगे मेरे पास तो 7 पार्टी थी तो एक तो मान लीजिए चले गए। सबसे बड़ी बात क्या हुई है ना कि देखिए जो सरकार की विश्वसनीयता और सरकार की साख दोनों आज जो है ना समाप्त हो चुकी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है जरा जाइए देखिए। मैं गया हुआ था अभी मोतिहारी, वहाँ क्रिमिनल लोग क्या कर रहा है आप ऐसा सुने नहीं होंगे साहब। गोली मार रहा है, एक गोली मारता है, दूसरा उसका वीडियो बनाता है, उसको वायरल करता है। हौसले कितने बुलंद हैं जी। क्रिमिनल लोग गोली मार के भाग जाता था, अब गोली मार करके उसका वीडियो बना करके वायरल करता है। ये क्या दर्शाता है कि सरकार बिल्कुल
कहीं कुछ बची नहीं है। और आप देखिए कंस्ट्रक्शन का हाल तो आपने देखा ना जी, जो पुल का क्या हाल हुआ, 1700 करोड़ का पुल ऐसे गिर रहा है जैसे लगता है कि रेत पर वो बना हुआ है। तो देखिए एक जो आम जनमानस है ना, उसमें सरकार के प्रति अच्छी सोच नहीं रहती। बिहार में जो बारात आई है बीजेपी के, इसमें नीतीश जी फेल हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? बारात आई कहाँ? अभी बारात नहीं आई। अभी तो भाई विचार इन लोग का चल रहा था कि भाई हम लोग को बारात बनाना है, हम लोगों को एक साथ करना है। तब तो मैंने बताया ना कि पहले में तो हो गया साहब। भाई आपने देखा ना कि भाई कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में क्या हो गया। और उतना ही नहीं, आपने देखा वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला, उनका उमर अब्दुल्ला साहब, वहाँ पर वो महबूबा, सबका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। धारा 370 पर अरविंद केजरीवाल को घेर कौन रहे थे? उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती घेर रही थी। अरविंद केजरीवाल साहब क्या चाह रहे थे कि पहले उनका ऑर्डिनेंस पर चर्चा हो जाए। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, इससे नहीं होगा ना। आपको भाई क्या मुद्दे हैं उसको ना सामने लाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है कि जो अपना संविधान है ना, उसमें एक तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स है, दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिसमें कि उस समय जब हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की, उसमें एक ये भी था कि भाई जब हमारा देश एक हो रहा है तो जितने तरह के हमारे कानून हों सब में एक रूपता होनी चाहिए। जैसे आप देखिए क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ में एक रूपता है। अगर कोई भी क्राइम करता है तो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म को मानने वाले, एक ही तरह का वो है। लेकिन जो सिविल चीज़ें होती हैं, मैरिज का मामला होता है, एडॉप्शन का मामला होता है, इनहेरिटेंस का मामला होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, उस पर संविधान निर्माताओं के बीच बहुत चर्चा चली। तो उसमें भी देखिए दो राय है। उसमें एक राय ये है कि चूंकि हमारा देश अब एक है, सब लोग एक ही उसके थे, संविधान सबका एक है, तो भाई एक तरह की व्यवस्था सब में होनी चाहिए एक। लेकिन देखिए ये होता क्या है कि इसमें चूंकि हर एक समाज के अपने अपने, सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, हिंदू समाज में भी जाइएगा, आप केरला में चले जाइए, कहीं और भी हमारे ट्राइबल समाज है, वहाँ भी देखिएगा कि वहाँ पर जो है कहीं पर जो महिलाएं हैं उनका आधिपत्य है, कहीं प्रॉपर्टी में उनको अधिकार है, कहीं पर नहीं है। तो ये इशूज हैं जिस पर कि सब लोग को विचार करते हैं। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि देखिए जब देश एक है, सब लोग भारत के नागरिक हैं, और जो बनाया गया है कि वी द सिटीजन ऑफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भाई जैसे हमारे पास जैसे एक वो हमारा क्रिमिनल लॉ है, उसी तरह से हमारा एक सिविल लॉ होना चाहिए। तो एक जाकर के पूरी की पूरी देखिए, आफ्टर ऑल ये देश तो एक है ना, जितने लोग आज हैं 140 करोड़, सबको एक तरह का अधिकार है। तो स्वाभाविक है कि समाज में लोगों को लगता है कि जितने तरह की भी व्यवस्था है उसमें एक रूपता रहे तो समाज के लिए बेहतर होगा। ये तो हमेशा डिबेट का इशू रहेगा। परंतु ये देश जो है सबों का देश है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न धर्म के मानने वाले हैं। वैसी परिस्थिति में अगर सब पर एक सा सिविल कोड थोपा जाए तो आने वाले समय में नहीं, मैंने तो बताया ना, देखिए मैंने बताया ना कि यही तो कहा मैंने कि देखिए होता क्या है ना, कोई भी चीज़ थोपने की बात नहीं होती है। बात होती है कि भाई दो पक्ष होते हैं उसमें देखना ये होता है कि आपका लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। और जैसा आपने कहा कि हमारा जो भारतवर्ष है वो प्लूरल सोसाइटी है, तो यहाँ पर सब तरह के लोग हैं। तो देखिए कानून ऐसा होना चाहिए जिससे समाज मजबूत हो, और जो समाज में लोग हैं उनको न्याय भी ठीक से मिले। सिर्फ अगर किसी एक चीज़ को मानने वाले हैं, पता चला कि साहब उनका पर्सनल लॉ ऐसा है कि उससे उनको आज की तारीख में डेमोक्रेसी में उनको नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए ना। भाई देखिए
लोकतंत्र का सबसे बड़ी खासियत क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसके अधिकार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप उसको किसी चीज के अंदर से बाउंड डाउन नहीं कर सकते, नहीं तुमको यही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे देखिए, अगर आप देखिएगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं और उनके यहाँ इस पे पूरी इंफॉर्मेटिव, तो उसका भी एक पहलू। अब एक अंतिम सवाल, जिस तरह से महागठबंधन के लोग एक हो रहे हैं, तो 2024 में क्या हालात होंगे? देखिए, आप ही कह रहे हैं एक हो रहे हैं, हुए 23 में, तो 23 तारीख को तो एक अरे हुए कहाँ? आपने कहा एक हो रहे हैं, मैंने कहा एक होने का मतलब समझिए पहले क्या होता है। एक होने का मतलब तो सबसे पहला नंबर, आपका लीडर कौन है, नंबर 1। आपका कार्यक्रम क्या है, आपका सांगठनिक ढांचा क्या है, आपका रोड मैप क्या है। ये नहीं होगा तो मिलते रहिए। आम आदमी भी इस पे, विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं, इस पे क्या करें? तो ये तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, लोकतंत्र में मालिक कौन है? लोकतंत्र में मालिक है आम आदमी, जनता। तो आप ये देखिए कि जनता के बीच में कहीं कोई चर्चा है इस चीज की? देखिए फर्क क्या है। नीतीश बाबू 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश बाबू कभी बिहार की जनता से कनेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं? आप देखिए प्रधानमंत्री जी को महीने में एक दिन, महीने के अंतिम रविवार को, इस बार हालांकि उनको बाहर जाना था तो पहले ही कर लिया, सीधे सीधे मन की बात की उसमें कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं। देश के विभिन्न कोनों में जिस प्रकार से लोग काम करते हैं, जो अच्छा एक अनुभव आता है उसको शेयर करते हैं, कनेक्ट होता है। अब जो गरीब आदमी, अब देखिए जरा बिहार में 5 किलो मुफ्त का अनाज मिल रहा है ना, नीतीश बाबू कहा ना 5 किलो दे देते हैं, दे रहे ना। नीतीश बाबू बोलेंगे कि किसानों की समस्या है तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी तो 6,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, नीतीश बाबू कहा ना 1 रुपया देते थे। तो ये देखिए, जनता को पूछिए, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि भाई आज केंद्र में जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, तो स्वाभाविक है जनता उनके साथ रहेगी। आपके सिर्फ, जिसे मैंने कहा कि विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा अगर हो जाए, इनकी क्या सोच है कि सब सीट पर हम लोग 1 to 1 लड़े, ये हो जाए वो, ये तो विशफुल थिंकिंग न है। और यहाँ दूसरी तरफ, एक तरफ थिंकिंग है और दूसरी तरफ काम है। इस बार बीजेपी जब तक, देखिए एक बात ध्यान में रखिए, जब तक जनता किसी भी नेता और किसी भी दल का समर्थन करता है तब तक उसको कुछ कर नहीं सकता। क्या कह रहे थे? तो इस बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी? स्वाभाविक है कि अभी तो है 303 है, देखिए, और 303 है, जो काम किया है वो नीचे तक काम किया है, संख्या तो बढ़ी जाएगी। काम तो नीतीश बाबू ने भी किया है, विकास पुरुष कहलाते हैं। क्या क्या ये काम को बता दीजिए हमको। मैंने बताया ना आपको, नीतीश बाबू का एक काम बता दीजिए। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.